Hello and welcome dear students. Today we are going to discuss class 10th civics first chapter power sharing. किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसने बोला था सर सिविक्स के भी नोट्स चाहिए, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं सिविक्स की नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो एज पर डिमांड आई एम प्रोवाइडिंग। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करते रहिए, मैं उसको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो कह रहा है सबसे पहले देखिए एक और चीज़ मैंने आज से आपके वीडियो में अपडेट कर लिया है कि जो टॉपिक्स हैं वो पहले मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो इस आज की वीडियो में हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका और एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टोरी ऑफ बेल्जियम देखा जाए कि क्या कहानी है बेल्जियम की। देखिए बेल्जियम की कहानी इसलिए लिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका की क्योंकि दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए और कंट्रीज को ना लेते हुए हमने NCERT सिलेबस में बेल्जियम और श्रीलंका को लिया गया है। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के अबाउट है। सेकंड पॉइंट, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो धर्म आस्था का जो कंपोजिशन है, जो इथनिक कंपोजिशन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे। अब कैपिटल में बात करेंगे तो अलग सिचुएशन दिखती है, ओवरऑल कंट्री में बात करेंगे तो अलग मिलेगी, जो इस पॉइंट से क्लियर होगा। कह रहा है आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच। कह रहा है टोटल पॉपुलेशन में से 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और स्पीक डच लैंग्वेज, और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। और जो बाकी 41% बचे तो उसमें से 1% पीपल, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। 1% लोग आपके जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं, और बाकी जो 40% बच गए ये वॉल्विया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं। इससे भी कई बार MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि 59% कहाँ रहते हैं, कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, 40% पीपल किस रीजन में रहते हैं, वॉल्विया रीजन में रहते हैं और कौन से लैंग्वेज को यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बेल्जियम की कैपिटल की बात करते हैं तो ये कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। 80% पीपल जो अब तक 40% थे उसकी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ये मेजॉरिटी में हो जाते हैं। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच लैंग्वेज यूज करते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। और कह रहे हैं जो माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल है जो 40% हैं, ये लोग रिलेटिवली देखा जाए तो काफ़ी रिच हैं और पावरफुल हैं। और इसी वजह से जो डच पीपल कम्युनिटी है वो गुस्साए रहते हैं कि जो बेनिफिट होता है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट का उनको बाद में मिला। भाई ये माइनॉरिटी में रहते हुए रिच हो गए, पावरफुल हो गए, तो यार इस मन में गुस्सा आएगा ही कि हम ज़्यादा हैं और हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। और ड्यूरिंग द 1950 and 1960 tensions between the Dutch company speaking and French speaking community created due to the differences। और यही जो उनको मन में गुस्सा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट उनको बाद मिला, इसी वजह से 1950 और 1960 में उन कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा इसको हम आगे देखेंगे पॉइंट में, लेकिन पहले हमको ज़रूरी है कि श्रीलंका की स्टोरी को भी समझ लें क्यों आखिर श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी क्यों ली गई है। जैसे कि हमने बात किया कि जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, तो सिमिलरली श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 2 करोड़ है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाल्स स्पीकर 74% पीपल हैं। तो वही बता रहा है कि जो सिन्हाल स्पीकर्स हैं वो 74% है और तमिल स्पीकर्स 18% हैं। तमिल स्पीकर को फिर फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन से, श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन तमिल्स में। श्रीलंकन तमिल्स की जो परसेंटेज वो 13% है और इंडियन तमिल्स की परसेंटेज 5% है। श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो वहाँ के नेटिव है, वहाँ के वहीं जन्म लिए हुए हैं, वहीं से डेवलप हुए हैं। लेकिन इंडियन तमिल्स की जब बात की जाएगी तो ऐसे पीपल जो इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के दौरान प्लांटेशन वर्क के रूप में श्रीलंका गए हुए थे वो इंडियन तमिल्स के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द सिन्हाली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। कह रहा है मैक्सिमम जो सिन्हाल पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे हम तमिल्स की तो तमिल्स में जो इंडियन से गए हुए थे वो हिंदू या फिर मुस्लिम से हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, यहाँ पे 7% क्रिश्चियन भी हैं। देखिए स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रीलंका में कितने % आपके क्रिश्चियन थे।
तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस है। वो आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाल, जिसमें तमिल्स भी हैं शामिल है और सिन्हाल्स भी हैं। नॉर्मली बात है, ये अपना जो रिलीजियस है उसको चेंज करके बने होंगे। मेजोरिटीज में इन श्रीलंका की बात की जाए तो बता रहा है द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाल सुप्रीमेसी। अब जहाँ पे वहाँ पे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट बनी तो उसने एक ऐसी मेजोरिटेरियन पॉलिसी को अपनाया जिसमें ऐसा प्रूव किया गया कि सिन्हाल सुप्रीमेसी पे हैं। भाई सिन्हाल सबसे ज़्यादा थे, 74% थे ना। हाँ दीजिए, इसलिए मैंने बोला याद रखिए। देखिए 74% सिन्हाल थे, ठीक है। तो वहाँ की जब डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट डाले, तो जाहिर सी बात है अपनी कम्युनिटी के लोग डाले और सिन्हाल कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी। तो कह रहा है सिन्हाल ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले सिन्हाल को ऑफिशियली लैंग्वेज अनाउंस कर दी। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफेक्टोरियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाल एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। उन्होंने एक प्रीफेक्टोरियल पॉलिसीज अपनाई जिसमें सिन्हाल लोगों को यूनिवर्सिटी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देने लगे। This decision gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। और इसकी वजह से ये ऐसे जो डिसीजन लिए गए जिसमें सिन्हाल कम्युनिटी को ज़्यादा फायदा कर रहे थे, जिस वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके मन में इकट्ठा है कि हाँ अब एक हम भी ग्रुप बनाएं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। अब श्रीलंकन तमिल्स ने एक ग्रुप बनाया, पार्टीज बनाई और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और उन्होंने डिमांड की कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको तमिल लैंग्वेज कर दिया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इक्वालिटी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam means state in northern and eastern parts of the Sri Lanka। 1980 तक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गए, इनका बस यही डिमांड था कि हमको आज़ादी चाहिए और जो तमिल स्टेट है नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में वहाँ पे भी सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए। और धीरे धीरे करके जल्द ही ये क्या हुआ, एक सिविल वॉर में चेंज हो गया। देखिए श्रीलंका का तो क्लियर हो गया कि श्रीलंका का उन्होंने डिमांड किया, सिन्हा जो थे वो मेजॉरिटी अपना रूल अपनाया और उन्होंने लास्ट में इसका एंड कैसे हुआ, सिविल वॉर के तौर पे। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम के लोगों ने समझौता किया 1980 तक। उन्होंने देखा कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इससे बढ़िया है जब बात आसानी से बन सकती है तो क्या ज़रूरी है वॉर करने की। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम्स Constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together। 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 टाइम्स चेंज किया गया, जिससे वहाँ के सभी लोग, चाहे वो आपके फ्रेंच कम्युनिटी हो, जर्मन कम्युनिटी हो, चाहे आपकी फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए और एक कौन सा बच गया, डच हो गए, डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी, ये तीनों स्पीकिंग कम्युनिटी एक साथ रहेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। और अब बेल्जियम मॉडल में ऐसा कौन सा मॉडल पे गया जिसकी वजह से वो वॉर से बच गया। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि जो मिनिस्टर होंगे फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के, उनके नंबर विल भी बराबर होंगे। जितने मिनिस्टर आपके फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे उतने ही मिनिस्टर आपके डच कम्युनिटी के भी होंगे। Many powers of the central government have been given to the governments of the 2 regions of the country। और क्या बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए, दोनों क्षेत्रों में अलग अलग बांट दिया गया। ब्रुसेल्स एज ए सुप्रीम सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल जो उसकी कैपिटल थी वहाँ पे अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग थे और दोनों लोग बराबरी रूप में रिप्रेजेंट करते थे सरकार को। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी चुनी गई
जिसका मेन जो टारगेट होता था वो यही होता था कि अपने पार्टिकुलर कम्युनिटी के जो कल्चर हैं, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू हैं, इसको वो आसानी से सेव कर पाएँ। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे मन में आता है कि जो हमने बताया प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में आया था, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि रफ लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कह रहा है पावर शेयरिंग अच्छा तरीका है क्योंकि इसकी मदद से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मन में एक दूसरे के संघर्ष होता है, वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। सेम कंडीशन श्रीलंका में भी थी, सेम कंडीशन हमारी बेल्जियम में भी थी, लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करेंगे तो वहाँ पे वॉर हुआ, सिविल वॉर के एंड में आखिर वहाँ पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन आफ्टर सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम की जैसे ही हम बात करते हैं तो बेल्जियम उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, उन्होंने अपने जो भी पावर शेयरिंग थे अलग अलग ब्रांचेज पे उन्होंने शेयर कर लिया, इसकी वजह से वो सिविल वॉर से बच गए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ये आत्मा ही एक पावर शेयरिंग होनी चाहिए, अलग अलग लेवल पे पावर बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि एक के अगर हैंड में पावर आ जाएगा तो यार तो वो उसका मिस यूज करने लगेंगे। और डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विथ दिस इट्स इफेक्ट। कह रहा है डेमोक्रेटिक रूल क्या कहता है कि पावर शेयरिंग इसमें शामिल होनी चाहिए और ऐसे सभी लोग जो इससे इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो उसको देख लेते हैं क्या क्या फॉर्म्स है। ये भी कलर आपको प्रॉपर नहीं लग रहा है तो इसको भी थोड़ा हम चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे बात करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम बात करेंगे तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इसमें बहुत सारे पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग पावर शेयरिंग देखते हैं। कह रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन पे मैं फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ईजी वे में ऑप्शन भी रहते हैं और आसानी से परफेक्ट आपको 1/1 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक को आप पढ़ने की कोशिश करो, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपको नोट्स दे देता हूँ। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या कहता है, पावर इज ए शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो पावर होती है वो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिवाइड करी जाती है, जैसे लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। एग्जाम्पल इंडिया की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात की जा सकती है, बांग्लादेश की बात की जाती है। पाकिस्तान थोड़ा एक्सेप्शन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो मिलिट्री रूल है, तो उसे हम अलग वे में लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट, इससे भी क्वेश्चन बना था कि व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, तो इसको भी हम देखते हैं, जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। हमने हॉरिजेंटल में बात कीजिए तो वो ऑर्गन्स में डिवाइड की जाती है कि हाँ भैया जुडिशरी उसको अपना डिसीजन देगी, एजुकेटिव उसकी वर्क करेगी, जैसा कि आपने क्लास 9 के चैप्टर से पढ़ चुका है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे मैं क्लास 9 की भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें भी आप देखते रहिएगा। अरे फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एग्जाम्पल यूएसए कह रहा है कि जो इंटायर कंट्री के लिए अलग गवर्नमेंट हो और रीजनल लेवल के लिए अलग अलग गवर्नमेंट हो। जैसे आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में हम यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, लेकिन जब वहाँ पे अलग अलग सिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट है। इवन यूएसए में तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके फ्लैग भी हैं। ये बात इंडिया में अप्लाई हो पाती है कि जम्मू, ये हमारे को अंडरस्टैंड नहीं होता था कि भाई इंडिया में जम्मू कश्मीर है, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अलग फ्लैग है, अलग नेशनल एंथम को डिमांड करते हैं। लेकिन यूएसए में बिल्कुल ऐसा ही है, उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो चाहे तो उनके साथ जुड़े रहें, चाहे तो उनके साथ ना रहें। पावर शेयरिंग में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स।
एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कह रहा है जो पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बटा की जाती है, कहा जा सकती है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, लिंग्विस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में किया गया। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिसीज, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेज दोज इन पावर कह रहा है। और कह रहा है पावर मैनेजमेंट डेमोक्रेसी में ऐसे भी रूप में भी की जा सकती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एंड मूवमेंट्स कंट्रोल जो करते हैं, उनमें भी पावर शेयरिंग की जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एमडी क्लासेज।